समय की मांग है कि पढ़ा जाए, विषम परिस्थितियों से लड़ा जाए, तानों के सब शब्द समेटकर सफलता का नवगीत गढ़ा जाए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और लेकर आया हूं मैं आज जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट पेपर 13 नंबर का। इसके पहले हमने 12 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर और प्लस में प्रैक्टिस सेट, ये दोनों हम लोग वर्क कर रहे हैं इस पर। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन ला रहे हैं और जितने अभी तक जूनियर असिस्टेंट के पेपर हुए हैं कोशिश रहेगी कि सारे एसटी हम लोग कंप्लीट कर लें रीजनिंग टॉपिक में, ठीक है। और रीजनिंग में जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे और प्लस में प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे जूनियर असिस्टेंट में, तो वो 15 क्वेश्चन हम लोग टारगेट करके यहाँ पे कवर करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न 1 है कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें और यह ज्ञात करें कि कौन सा या से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन कह रहा है कि सभी महिलाएं फूल हैं, यानी कि सभी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं क्या हैं, सभी महिलाएं फूल हैं। तो ये सभी महिला हो गई और ये सभी महिलाएं क्या हो गई, फूल हो गई। तो यहाँ पर बनेगा फूल। इसके बाद है कि सभी फूल तोते हैं, सभी फूल क्या हैं, सभी फूल तोते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा सभी फूल तोते हैं, तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। आगे है कि निष्कर्ष जो है कि सभी महिलाएं तोते हैं, तो सभी महिलाएं तोते हैं, तो इसका मतलब पहला नंबर हमारा कंक्लूजन निष्कर्ष क्या होगा, सही हो जाएगा कि सभी महिलाएं तोते हैं। इसका दूसरा है कि सभी तोते महिलाएं हैं, तो सभी तोते महिलाएं हैं, यह बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो ये हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन अगला है हमारा दूसरा नंबर कि दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करें। तो 2 के बाद यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 30 है, 30 के बाद क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 130, यानी कि हमें यहाँ पर एक संख्या फाइंड आउट करनी है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले अगर हम अंतर निकाल लें तो 2 और 10 का जो अंतर आएगा वो 8 आएगा, 8 और 30 का जो अंतर आएगा वो 20 आएगा। इसके बाद यहाँ अंतर हमें कितना आना चाहिए ये हमें देखना है और फिर इनके बीच में डिफरेंसेस कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 8 और 20 का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ पर 12 बढ़ गया और 12 के बाद यहाँ जो डिफरेंस आएगा उनके बीच में कितना हो जाएगा, 12 के बाद अगर हम बात करें 6, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। अगर हम 6 बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 का अंतर आना चाहिए किसके बीच में, 20 और यहाँ की संख्या में। तो इसका मतलब 20 में अगर हम 18 जोड़ दें तो यहाँ पर बन जाएगा 38, ठीक है। 38 के बाद यहाँ की जो संख्या होगी 12, 6, 18 और 18 और 6 हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर अगर हम 38 में 24 जोड़ देते हैं, 38 में 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 62, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 30 और 38 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 68, कितना बन जाएगा 68, और 68 में 62 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा टोटल 130, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही, बी नंबर यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, फॉलो करेगा। अगर हम आगे की सीरीज बनाए तो 12 में देखिए 6 जोड़ दिया हमने, 12, 6, 18 और 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यह एक श्रृंखला बन जाएगी, मतलब 2 और 10 के बीच में 8 जोड़ा है, 10 और 30 के बीच में हमने 20 जोड़ा और 30 और 68 के बीच में हमने 38 जोड़ा और 68 और 130 के बीच में हमने कितना जोड़ दिया, 62। अब 8 और 20 के बीच में 12 का अंतर, 20 और 38 के बीच में 18 का अंतर, 38 और 62 के बीच में 24 का अंतर। और यहाँ देखिए कि अगर बढ़ कितना रहा है तो यहाँ सीरीज अगर बनेगी तो 12, 6, 18, 18, 6, 24, इस तरह से डिफरेंसेस पे ये सीरीज लगी हुई है। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी कि 68 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। तो यहाँ पे देखिए यू लिखा हुआ है और यू के पहले एक ओ है और यू के बाद में एक ओ है। यहाँ देखिए यू के पहले 2 ओ है और यू के बाद में 2 ओ है, और यहाँ यू के पहले 3 ओ है और यहाँ यू के बाद में 3 ओ। तो इसका मतलब हमें चाहिए यू के पहले 4 और यू के बाद भी 4, तो जिसमें हमारा आंसर फॉलो करेगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यू है और यू के बाद में 4 ओ है और यू के पहले भी 4 ओ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक कथन के बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं, तय करें कि धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा कि
कि दिया हुआ है कि स्कूल कैंप में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। ठीक है, स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। तो अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक, ठीक है, अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक हैं। तो अब ये धारणा क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा कि उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। दूसरा है कि ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो कथन के अनुसार कह रहा है ना कि अभिभावक का जो मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा और शीतल पेय खरीदने के बारे में कोई दूसरे तरीकों को कथन में तो नहीं कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है ना, ये दूसरी हमारी गलत हो जाएगी, पहली यहाँ पर हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। ठीक है, तो स्कूल कैंप में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा वो केवल पहला अनुसरण करेगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, केवल धारणा फर्स्ट निहित है, सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे छात्र कैंपस में होने वाले शीतल पेय खरीद सके, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन अगला है, क्वेश्चन अगला हमारा है 5वां नंबर। a प्लस बी का मतलब है कि a b का पिता है, a माइनस बी का मतलब है कि a b की पत्नी है, a गुणे b का मतलब है कि a b का भाई है, और a भाग b का मतलब है कि a b की बहन है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि s भाग t गुणे u और भागे z दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि s भाग t का जो मतलब है, भाग का मतलब दिया हुआ है a b की बहन है, इसका मतलब जो s होगी वो t की क्या हो जाएगी, s जो है t की बहन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर s जो है वो t की बहन हो जाएगी, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, जो s है वो t की बहन है। अब t जो है s का भाई है या बहन है, यह बात निश्चित नहीं है। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ा जाए कि t गुणे u, और गुणे का अर्थ होता है कि जो a b का भाई है, इसका मतलब t जो है u का भाई है। तो जो t है वह u का भाई है, इसका मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। तो ये भाई और बहन हो गए। अब ये इनका भाई है या बहन है, यह बात अभी निश्चित नहीं है। अब कंडीशन है कि u भाग z, और u भाग z, भाग का मतलब है u z की बहन है, तो जो u है वह z की बहन है, इसका मतलब ये तीनों लोग आपस में भाई बहन हो गए। और z का जेंडर नहीं पता, इसलिए ये भी मेल है या फीमेल, यह बात हमें पता नहीं है। अब शर्त यह है कि निम्न में से कौन सही है। तो s z की बेटी है, s z की बेटी है, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, पहला नंबर गलत हो जाएगा, बेटी नहीं है। z s की चाची है, जो z है वो s की चाची है, तो यह भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है s z की चाची है, तो यह भी बिल्कुल गलत होगा। और चौथा है कि s और z भाई या बहन है, यह बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जो s और z हैं ये आपस में भाई हो सकते हैं ये, या बहन हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो है z का, इनका ये मेल है या फीमेल है, यह जेंडर नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। ठीक है, यानी कि पिता और पुत्र की जो आयु का योग है वह कितना साल है, 70 साल है। अब कुछ दिया नहीं है तो हम इसको मान लेंगे कि यह वर्तमान इस दिया, क्या मान लेते हैं, इसको वर्तमान मान लेते हैं कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग जो होगा वो 70 साल है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, वर्तमान में कह रहा है कि 10 साल के बाद पुत्र की आयु, 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, 10 साल बाद। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 10 साल बाद कह रहा है कि जो पिता की आयु है ना, यानी कि फादर की आयु, सन की आयु, तो 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी है, तो इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, 10 साल के बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 साल के बाद अगर हम बात करें इन दोनों लोगों की आयु का योग अगर हम जोड़ें, तो ये ध्यान रखिएगा कि 10 साल के बाद अगर वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 70 है, तो 10 साल के बाद पिता की भी 10 साल बढ़ेगी और पुत्र की भी 10 साल बढ़ेगी, तो दोनों बढ़ेगी कितनी, 20 साल। तो 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90, यानी कि वर्तमान में दोनों की उम्र का योग जो था वो वर्तमान में 70 था, लेकिन 10 साल के बाद, तो 10 साल का मतलब पिता की भी 10 साल उम्र बढ़ेगी और बेटे की भी 10 साल उम्र बढ़ेगी,
तो दोनों बढ़ गए कितने, 20 साल मिला के। तो 70 और 20 कितना हो गया, 90। यानी कि 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 90 होगा। तो योग दिया है इसलिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर 3 हो जाएगा। अब इसी 3 से हमें भाग दे देना है, किससे, 90 को। अब जब भाग देंगे तो 30 कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 30। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 30 आ जाता है। अब इसी 30 का गुणा कर देंगे इस रेशियो में, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60 है, और 30 एकम कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 10 साल के बाद पुत्र जो होगा उनका वो 30 साल का और बेटा जो होगा वो 60 साल का। तो इसका मतलब 10 साल पहले, यानी कि वर्तमान में यह 50 साल के हैं और यह वर्तमान में 20 साल के। तो देखिए 50 और 20 कितना हो गया, 70 साल हो गया। ठीक है, तो 70 साल हो गए। तो वही पूछा जा रहा है कि आधी थी होगी, अब उनकी उम्र कितनी है, तो 50 और 20 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 50 और 20 कितना, 70 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर फॉलो करेगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। और दूसरी बात कि ये जो आपने एज का क्वेश्चन अभी देखा है, जो मैंने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करके बताया है, ये हमने एक वीडियो बनाई हुई है इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी फॉर्मूले पर, इसी ट्रिक पर। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर एज की वीडियो होगी, उसको आप देखिए प्रॉपर, और वहाँ हमने बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में इसको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो स्टार है, स्टार और डॉट एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये जो गुड़े का निशान बना हुआ है और ये जो सर्कल है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। और यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि ट्रायंगल और ट्रायंगल ना तो कभी एक साथ होंगे और ना ही दोनों एक साथ गायब हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, एक बार ट्रायंगल का दिखना जरूरी है। उसके बाद स्टार और डॉट भी, ये दोनों ही एक बार क्या होंगे, दोनों के दोनों एक बार दिखेंगे, दोनों एक साथ कभी भी नहीं दिख सकते। ठीक है, किसी एक का दिखना जरूरी है। और यहाँ गुड़े का जो सिंबल बना हुआ है, सर्कल बना है, इन दोनों को भी एक साथ नहीं दिखना है, किसी एक का दिखना जरूरी है। तो ये पहला नंबर हमारा क्या होगा, ये घन बनाया जा सकता है कि देखिए स्टार और यहाँ पे डॉट बना हुआ है और ये सर्कल है, तो ये बनेगा क्योंकि तीनों के तीनों एक साथ है, एक ग्रुप में है। यहाँ पर भी ये भी हमारा फिगर क्या होगा, दूसरा नंबर भी यहाँ पे हमारा जो फिगर होगा ये बन जाएगा। तो इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ हमें जो बताना है वह बताना है कि कौन सा खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। स्टार है और स्टार के बाद यहाँ पर बना हुआ है सर्कल और यहाँ देखिए डॉट। अच्छा एक चीज देखिएगा, स्टार और डॉट, ये जो दोनों के दोनों स्टार और डॉट क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, जो कि यहाँ एक दूसरे के साथ में दे रखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि स्टार और डॉट एक दूसरे के विपरीत हैं और जो विपरीत होता है वह कभी भी एक साथ नहीं होता। इसलिए यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो हमारा सी होगा। यही घन मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। बाकी ये चौथा, दूसरा और पहला, ये तीनों ही घन हमारे बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8वां नंबर। दी गई संख्याओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 8, अब देखो बड़ा संख्या है, यहाँ भी बड़ी संख्या है और यहाँ भी बड़ा संख्या है ना। तो इसको हम जब भी सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा या तो हमारे वर्टिकल सॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, या तो वर्टिकल यानी कि लंबवत, और या तो ये हॉरिजॉन्टल सॉल्व होते हैं। दो नियम से ये सॉल्व किए जाते हैं। तो चूंकि नीचे यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है तो हम एक बार इसको वर्टिकल चेक कर लेते हैं कि क्या वर्टिकल होगा। तो 8 का हम, अच्छा बड़ी संख्या में कैसे प्राप्त होगी, जब हम गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा पहले करिए 6 में, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48। 48 का गुणा हमें करना है किसमें, 4 में। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 192। 3 का गुणा करिए पहले 4 में, 4 3 12 और 12 बटे कितना हो जाएगा 96। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 18 का गुणा हमें कितना करना है, 18 का गुणा अगर हम 18 में करते तो हमें प्राप्त हो जाएगा 324। और वैसे भी अगर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 324 बटे कितना हो जाएगा 9 का गुणा कर देंगे हम 18 में, यानी कि 9 दूनी 18। 18 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 ही आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो आंसर हमारा हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 18। ठीक है, और 18 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात है कि 18 का गुणा यानी कि 9 दूनी 18, 18 का गुणा 18 में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 324। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर।
कि यदि बॉम्बे को MY तो TAMILNADU तमिलनाडु को हम क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि यहाँ से बॉम्बे में जो MY लिखा गया है तो बॉम्बे में से ही M को निकाल लिया और Y को निकाल लिया, मतलब यहाँ पे तीसरा लेटर और फिर यहाँ से छठा लेटर, तीन लेटर को उठाया गया है, तो उसी को रिपीट कर दिया गया 3 बार, MY और MY। तो यहाँ पर तमिलनाडु लिखा हुआ है, तो यहाँ से पहले हम तीसरा लेटर उठाएंगे तो सबसे पहले आएगा M, और M के बाद फिर हम अगर उठाएंगे तो N आएगा, उसके बाद क्या आएगा, छठा नंबर N आएगा, और उसके बाद अगर उठाएंगे तो हम U आ जाएगा, तो MNU बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला भी कैंसिल, दूसरा भी कैंसिल, तीसरा भी कैंसिल, बचेगा हमारे पास चौथा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि लेटर से में से हर तीसरा, छठा और नौवां अक्षर उठाया गया है, तो यहाँ पर हमने वही नंबर को उठा लिया MN और Y, और इसी को हमने 3 बार रिपीट कर दिया, MNU 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 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 10वां नंबर कि वर्ग ABCD में कितने वर्ग होंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ग बताना है। तो जब इसमें ध्यान दीजिएगा कि रो और कॉलम दोनों में, अगर ये कॉलम हो गया आपका और ये हो गया आपका रो, तो जब रो और कॉलम बराबर हो तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, जब रो कॉलम बराबर होते हैं तो रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 400 कितना हो जाएगा, 16। इसके बाद जितने हैं रो और जितने हैं कॉलम गिन लेना है। तो रो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 बाई 4 का कॉलम है, और जिसमें रो कॉलम बराबर होता है उसको हम 4 का जो यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का गुणा 4 में 16। उसके बाद इन दोनों में से, रो और कॉलम में से दोनों से एक एक कम करते जाएंगे, तो 4 में से एक कम कर दिया 3, और फिर 4 में से एक कम कर दिया 3, तो 3 त्रिक का 9, ऐसे कम करते चलेंगे, फिर 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर 1 करेंगे तो 1 गुणे 1 बराबर 1। अब इसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, और इसके बाद इन्हीं सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है, तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 कितना हो जाएगा, 30, यानी कि कुल वर्ग की जो संख्या होगी वह हो जाएगी हमारी 30 हो जाएगी। जो आंसर होगा हमारा यहाँ पे कौन सा, डी नंबर आंसर, कितना हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा कि दिए गए वर्ग में कुल वर्ग की जो संख्या होगी वह 30 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, रानी राम से अधिक अमीर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा जो रानी है वह राम से क्या है, राम से अधिक अमीर है। ठीक है, इसके बाद है कि राम विनोद से अमीर है, क्या है, अमीर है। राम जो है वह किससे है, विनोद से, तो यहाँ पर हो जाएंगे विनोद, और विनोद से भी ज़्यादा अमीर कौन है, राम है। उषा राम के बराबर अमीर है, जो उषा है वह राम के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर विनोद जो है शिफ्ट हो जाएंगे किधर, विनोद और आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो आएंगी वो हो जाएंगी उषा, क्योंकि राम जो है और उषा बराबर हैं, तो उषा यहाँ आ जाएंगे, और उषा जो है राम दोनों लोग बराबर हैं, और राम ज़्यादा है किससे, राम जो ज़्यादा है वो विनोद से हैं, तो विनोद यहाँ आ जाएंगे। और उसके बाद विनोद और अच्छा, राम और उषा तो बराबर हैं, तो कोई मतलब नहीं, उषा भी जो है विनोद से ज़्यादा है और राम भी विनोद से ज़्यादा है, और राम और उषा की दोनों लोगों की बराबर अमीरी है। ठीक है, आगे है कि पंकज रानी से अधिक अमीर है। जो पंकज हैं वह रानी से अधिक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे पंकज, और पंकज रानी से अधिक अमीर है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे अमीर कौन है, तो सबसे अमीर हमें दिख रहा है यहाँ पे कौन है, पंकज है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा कि सबसे अमीर जो है वह पंकज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में, सबसे ज़्यादा अमीर यहाँ पे पंकज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, रानी से ज़्यादा है। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। रानी राम से अधिक अमीर है, देखिए रानी राम से अधिक अमीर है। उसके बाद यहाँ पे राम विनोद से अधिक अमीर है, जो राम है वह विनोद से ज़्यादा अमीर है। और राम के बराबर अमीर है कौन, उषा जो है राम के बराबर अमीर है, तो राम यहाँ हो जाएंगे, उषा बराबर हो जाएंगे। और पंकज जो है रानी से अधिक अमीर है, पंकज रानी से अधिक अमीर है, तो सबसे अमीर कौन है, तो सबसे अमीर कौन है, पंकज है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 3 संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि उन 3 संख्याओं का औसत 506 है तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच में कितना अंतर होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जो पहली संख्या है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहली संख्या, है ना, पहली संख्या। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग दूसरी संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या।
इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, ठीक है, दूसरी संख्या से दुगनी है। तो और उसके बाद कह रहा है कि तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तीसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है। तो इसका मतलब तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 2x, और इसके 3 गुना है तो इसका मतलब 2 तिया यहाँ पे 6x हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दूसरी संख्या से, यानी कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की दुगनी है, तो इसको लिख देंगे हम लोग 3x, ठीक है। यहाँ पे 3x और यहाँ पे 6x, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यह पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हो गई, ठीक है। अब कंडीशन शर्त यह है कि तीनों संख्याओं का जो औसत है ना, यानी कि जो तीनों संख्याओं का औसत है, तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्याओं का औसत, ठीक है ना, तीनों संख्याओं का जो औसत बनेगा वो दिया है हमको, कितना दिया है, तीनों संख्याओं का औसत जो दिया है वह 506 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि अब हमें फाइंड आउट करना है कि तीनों संख्याओं के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम 6x और प्लस में 3x और प्लस में 2x है, और बटे हम कर देते हैं कितना, 3, यानी कि जितनी संख्या उतने से भाग देते हैं, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 506 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा, ठीक है ना, 506 है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 6, 3, 9 और 2 कितना, 11 है। तो 11x बटे कितना, 3, और बराबर कितना, 506 हो जाएगा, ठीक है, 506 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 506 का गुणा करेंगे, 506 गुणे कितना हो जाएगा, 3, यानी कि तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी, और भाग दे देंगे, किससे भाग दे देंगे, 11 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाग दे दें अगर हम लोग तो 11 चौक 44, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 6, तो 11 6 66 है ना, तो यहाँ पे 6 बचेगा 66, तो 46 आ जाएगा। 46 का गुणा अगर हम 3 में कर देंगे तो 46 गुणे जो 3 होगा वो हो जाएगा कितना हमारे पास, 4 3 12, 120, 6 3 18, यानी कि 138, कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। तो x बराबर जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 138 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है कि तीनों संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा, यानी कि तो पहली और तीसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, 6x, तो हमें क्या करना है, 6x है तो इसका मतलब 6x माइनस कितना, 2x हो जाएगा। 6x माइनस यहाँ पे तीसरी संख्या के बीच में अंतर पूछा है, तो 6x माइनस यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो बराबर होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 2x हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे कितना, 4x, और 4x बराबर हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे कितने में, 138 में, कितना कर देंगे, 38 में, ठीक है, 4 का गुणा कर देंगे 138 में, तो बराबर जो आ जाएगा वो 500 कितना आ जाएगा, 552 आ जाएगा। यानी कि इनके बीच का जो अंतर होगा वो हो जाएगा कितना, 552। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, 552 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट नंबर 13 नंबर, कि किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दुगनी हो गई है, यह एक कथन दिया हुआ है, ठीक है। अब कार्रवाई का क्रम क्या होना चाहिए कि कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंध्या करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाया जाए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो सकता है क्या, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुत्तों को पकड़ने और उन्हें बंध्या करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाया जाए, तो ये बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। अगला है कि स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करनी चाहिए, ठीक है, जो 13 नंबर में है। तो किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटना दुगनी हो गई है, तो लेकिन दी गई कार्रवाई में कुत्ते के काटने की घटना से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है, उससे कोई घटना संबंधित हो गई, काटने की घटनाएं दुगनी हो गई, ये बात कहा गया है। तो स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करना है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ना तो पहला और ना तो यहाँ पे दूसरा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ना तो पहला ना तो दूसरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पालन नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 14 नंबर। दो कथन क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं, इनके विषय में दी गई टिप्पणियों में से सही को चुनना है। अब अभिकथन क्या है कि हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं, तो यह अभिकथन है। अब आर क्या है कि काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतरीन विकिरण अवशोषक है, ठीक है। तो 14 नंबर का जो यहाँ पे आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा कि जो काले कपड़े होते हैं ना, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, है ना, जिसके कारण तेज धूप में
काले कपड़ों में गर्मी महसूस होती है। तो यहाँ पे ए जो होगा यानी कि कथन ए, ठीक है, और कथन आ और कारण आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो हमारा ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इस किस कारण से हो रहा है तो ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को, ठीक है, ये जो त्रिभुज है ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वृत्त जो है यह विवाहित को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे वर्ग जो है वह धनी व्यक्तियों को दर्शाता है। तो आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत देती हैं, जो उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को दर्शाता है जो धनी व्यक्ति नहीं है, यानी कि धनी के बीच में नहीं आना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 8 हो नहीं सकता, यहाँ पे 11 नहीं होगा, तो हम यहाँ विकल्प जो बना सकते हैं यह बना सकते हैं 4 को, यानी कि जो 4 है या डॉक्टर है और विवाहित व्यक्ति भी है लेकिन धनी व्यक्ति नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो फॉलो करेगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 4। तो ये 15 क्वेश्चन थे जूनियर असिस्टेंट के। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अपने चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो दोस्तों ये सारी PDF हमारी अवेलेबल हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन है, वहाँ से आप जाइए, लिंक पर क्लिक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी तरह से और भी टेस्ट पेपर लेकर के। थैंक यू वेरी मच।